लोग जो है आज मेंटल हेल्थ नर्सिंग का प्रश्न को देखेंगे। माय डियर, कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कुछ एक्ट है जो कि आपके मानसिक मनो क्षेत्र में, मानसिक मनोरोग के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्ट है। एक एक्ट है आपका इंडियन लुनेसी एक्ट, ठीक है, ILA है, इंडियन लुनेसी एक्ट 1912। इसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, 5 नंबर में नोट्स आपसे लिखने को बोला जा सकता है। माय डियर, इसे इंग्लिश लुनेसी एक्ट 1890 से लिया गया है। माय डियर, इंडियन लुनेसी एक्ट जो है इसे इंग्लिश लुनेसी एक्ट 1890 से लिया गया है। इसमें कुल 8 अध्याय है। यह एक चयन समिति द्वारा सभी विवरणों पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद विधेयक को इंडियन लुनेसी एक्ट 1912 के रूप में पारित किया गया। मतलब एक चयन समिति था जिसके द्वारा विभिन्न चीज़ों पर बात करने के बाद, विचार करने के बाद इस विधेयक को इंडियन लुनेसी एक्ट 1912 के रूप में पारित किया गया। समझ गए? तो ये हो गया इंडियन लुनेसी एक्ट 1912 के अधिनियम 4 में, ठीक है ना, 4 ने भारतीय पागल शरण अधिनियम 1858 के अधिनियम 36 को प्रस्थापित किया। मतलब ये जो 1912 के जो आपका एक्ट है, समझ गए ना, एक्ट 1912 वाला जो लुनेसी एक्ट 4 है, यह जो है आपके 1858 के अधिनियम 36 को जो है रिप्लेस किया। समझ गए? मतलब इसको जो है रिप्लेस किया कौन? ये वाला। समझ गए ना? तो इसको ध्यान में रखना है। आगे है, कहता है एक पागल को इंडियन लुनेसी एक्ट के तहत एक बेवकूफ़ या एक विकृति दिमाग वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया था। अब जो इंडियन लुनेसी एक्ट था उसमें एक पागल व्यक्ति को, समझ गए ना, एक बेवकूफ़ या एक विकृति दिमाग वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया था इंडियन लुनेसी एक्ट में। इसी तरह के कानून बीमारी और मानसिक मंदता के लिए लागू थे। अब यही जो एक्ट था यह आपके बीमारी और मानसिक मंदता के लिए भी लागू था। समझ गए? तो इंडियन लुनेसी एक्ट, जिसे पागलों का एक्ट भी कहा जाता है, समझ गए ना, यह एक्ट का 8 अध्याय है। समझ गए? यह एक्ट कहाँ से लिया गया वो बता ही दिए। यह एक्ट जो है, अध्याय की बात किया जाए तो प्रथम अध्याय प्राथमिक जानकारी का होता है। दूसरा है मेंटल अस्पताल में मानसिक रोगियों को एडमिट यानी दाखिला करना। दूसरा अध्याय में है देखभाल, उपचार व डिस्चार्ज की बातें हैं। चौथा है प्रेसिडेंसी टाउन में लुनेसी प्रक्रिया। पांचवा अध्याय है मेंटल अस्पताल की स्थापना करना। छठा है मानसिक रोगियों का खर्चा, जो मानसिक रोगियों पर क्या खर्चा होता है क्या नहीं, यह मानसिक रोगियों का खर्चा के बारे में है। और सातवां है नियम, कायदे, कानून, जो कि एक मानसिक रोगियों का भी होता है। तो यह सातवां में ये चीज़ें जो है आपके डाले गए हैं। ठीक है? तो माय डियर, कोई भी एक्ट बनता है तो उस एक्ट में बहुत सारे आपके चैप्टर जोड़े जाते हैं और उस चैप्टर में विशिष्ट तौर पे उसी यूनिट के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब किया गया होता है। तो इसी प्रकार से लुनेसी एक्ट में जो 8 चैप्टर है उसमें आपको प्रथम चैप्टर में प्राथमिक जानकारी मिलता है। दूसरा में मेंटल अस्पताल में मानसिक रोगियों को कैसे दाखिला करना है, क्या करना है, दाखिला से पहले क्या करना चाहिए, इस सारे चीज़ के बारे में बताया गया है। दूसरे चैप्टर में मानसिक रोगियों का दाखिला कर दिया गया है तो उसका देखभाल, उसका उपचार और उसका फिर डिस्चार्ज कैसे होगा, तो इसके बारे में बताया गया है। चौथा चैप्टर है प्रेसिडेंसी टाउन में लुनेसी प्रक्रिया। समझ गए? पांचवा है मेंटल अस्पताल की स्थापना करना और छठा है मानसिक रोगियों का खर्चा और सातवां है नियम। ये 7 जो है पॉइंट है और 8 इसमें अध्याय है। समझ गए? इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर लुनेसी एक्ट के बारे में पूछ दे तो आप इसको इसी प्रकार से 7 नियम लिख दीजिएगा और ऊपर में थोड़ा सा बता दीजिएगा लुनेसी के बारे में। लेकिन लुनेसी के बारे में पूछना बहुत ही जो है आपके रेयर केस में लगता है, नहीं पूछेगा, लुनेसी केस में नहीं पूछेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट एक्ट है इसलिए बता दिए हैं। इससे जो अच्छा एक्ट है वह आगे का एक्ट है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे सारा इंग्लिश में दिया गया है। प्राइमरी इन्फॉर्मेशन, एडमिशन ऑफ मेंटल पेशेंट इन मेंटल हॉस्पिटल, केयर, ट्रीटमेंट, डिस्चार्ज। चौथा है लुनेसी प्रोसेस इन प्रेसिडेंसी टाउन। पाँचवा है मानसिक अस्पताल का स्थापना, खर्चा मानसिक रोगियों का। सातवां है नियम।
अब इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987, मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, समझ गए। तो मेंटल हेल्थ एक्ट जो 1987 है यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कंपेरिजन टू लुनेसी एक्ट 1912, समझ गए। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987, मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, इसके बारे में आप लोग देख लीजिए, यह VVI है, यह आपके एग्जाम में आ सकता है, समझ गए। 5 नंबर में कहता है यह एक्ट इंडियन लुनेसी एक्ट 1912 के स्थान पर बनाया गया था। यह एक्ट 1987 वाला 1900 इंडियन लुनेसी एक्ट के स्थान पर बनाया गया था, ठीक है। क्योंकि जो लुनेसी एक्ट था उस कानून में रोगी के भर्ती, छुट्टी, संपत्ति व अन्य मामलों में कुछ जटिलताएं होती हैं, समझ गए। लुनेसी एक्ट में मरीज को भर्ती करने से, छुट्टी करने में, उसके ऊपर क्या खर्च हुआ, इन सारे मामलों में बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन था, जटिलता था। तो कोई भी एक्ट आता है तो पुराने चीज़ों को रिप्लेस करता है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को आसान बनाने के लिए, सरल करने के लिए रिप्लेस करता है। तो उसी प्रकार से जो पहले जटिल चीज़ें था मानसिक रोगियों के लिए, जैसे भर्ती करना, छुट्टी करना, संपत्ति का, अन्य मामलों का जो जटिलताएं था, उसके लिए यह रिप्लेस किया इंडियन लुनेसी एक्ट 1912। अतः उन्हें सरल कर प्रभावी देखभाल हेतु इंडियन मेंटल एक्ट बनाया गया तथा ये जो जटिलताएं था इसको कम करके प्रभावी बनाए देखभाल में, तो इसके लिए इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 को लाया गया, समझ गए। यह बिल 1978 में तैयार हुआ, 1981 में लोकसभा में पेश हुआ, वह 1986 में राज्यसभा द्वारा इसे पारित किया गया। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी एक्ट, कोई भी कानून आता है तो वह कानून बनने से पहले लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के पास जाता है, तब जाके तीनों सदनों से वापस आने के बाद जो है आपका क्या होता है कि वह कानून के रूप में बन जाता है। तो 1978 में बनकर तैयार हुआ, 1981 में लोकसभा में व 1986 में राज्यसभा में पारित हुआ, दोनों जगह से पारित हुआ। इसके पश्चात 22 मई 1987 को भारत में लागू किया गया। सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में इसे 1 अप्रैल 1993 से लागू किया गया। तो ये भारत में लागू हो गया कब? 22 अप्रैल 1987 को, लेकिन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 अप्रैल 1993 में लागू किया गया। तो यही इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट है। अब ये जो इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 है, इसमें कुल 10 अध्याय है, कुल 10 चैप्टर में इसे क्लासिफाइड किया गया, बांटा गया, समझ गए। 10 चैप्टर में बांटा गया। अब ये जो इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 है, इसके लाने का कुछ उद्देश्य था, कुछ पर्पज था। तो क्या पर्पज, क्या उद्देश्य था, इसको आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहला है, मनोरोग अस्पताल में ऐसे रोगी को स्वेच्छापूर्वक इलाज को भली प्रकार नहीं समझ सकते, उनके लिए भर्ती प्रक्रिया को सरल करना व उनके अधिकारों की रक्षा करना। यानी सीधी सी बात कहा जाए तो इस मेंटल हेल्थ का आने का महत्वपूर्ण ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है भर्ती को सरल करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, इसलिए जो है यह एक्ट को लाया गया। क्योंकि पहले भर्ती में, छुट्टी में जटिलता था, तो उसको आसान करने के लिए जो है ये चीज़ें लाया गया और उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए, ठीक है। खतरनाक मानसिक रोगियों से समाज को बचाना। अब इसका एक, इस मेंटल एक्ट का एक ये भी चीज़ें था कि जो खतरनाक मानसिक रोग है उसके लिए पागल खाना बनाया गया, समझ गए। पागल खाना में ऐसे व्यक्तियों को रखा जाए ताकि समाज को नुकसान न पहुंचाए, तो समाज के बचाने के लिए समान नागरिकों को बिना किसी विशेष कारण मानसिक अस्पताल में भर्ती होने से बचना। अब इस इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट का एक और उद्देश्य था कि जो नॉर्मल व्यक्ति है उसको किसी विशेष कारण से अगर मानसिक अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, तो उससे बचाने के लिए जो है भी यह एक्ट काम करता है कि नॉर्मल मरीजों को मानसिक अस्पताल में भर्ती न होने दिया जाए, समझ गए। मानसिक अस्पताल में देखभाल पर होने वाले खर्चे का नियमन करना। इस एक्ट का एक काम ये भी है कि यह जो है मानसिक अस्पताल में क्या खर्च हो रहा है, कितना किस चीज़ पर खर्च हो रहा है, इसका रेगुलेट भी करता है, समझ गए। स्वयं का ध्यान रखने में जो मरीज असमर्थ है उसके लिए संरक्षक का भी नियुक्ति करता है, समझ गए। केंद्रीय व राज्य स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु स्वायत्ता संस्थानों की स्थापना करना, मतलब NGO वगैरह की स्थापना करना, जो केंद्र व राज्य स्तर पर काम करता है मरीजों को देखभाल के लिए, समझ गए। आगे है, कहता है
कहता है मानसिक अस्पतालों की स्थापना करना। इस एक्ट का एक उद्देश्य ये भी है कि यह मानसिक अस्पतालों की स्थापना करना, उनके लाइसेंस व नियंत्रण हेतु सरकार को अधिकार प्रदान करना। इस एक्ट का एक उद्देश्य ये भी है कि अगर कोई प्राइवेट तौर पे अगर कोई अपना साइकेट्रिक अस्पताल, मानसिक रोगों के लिए अस्पताल खोलना चाहता है, समझ गए, तो उसको लाइसेंस देना, उसको अपने नियंत्रण हेतु सरकार कैसे चलाएगा, यह सरकार को अधिकार देता है यह एक्ट, समझ गए। कुछ मामलों में मानसिक रोगियों को कानूनी सहायता प्रदान करना। अब इस एक्ट का ये भी बेनिफिट है कि जो मानसिक रोगी है उसको अधिकारों की रक्षा की जाए, उसके कानूनी सहायता प्रदान किया जाए। तो यह एक्ट बेसिकली आपको मरीजों को हेल्प करने के लिए, मरीजों को बेहतर करने के लिए, ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो मानसिक रोगों को बेहतर इलाज कराने के लिए, ठीक है, बेहतर फैसिलिटी देने के लिए, अस्पताल की स्थापना करने के लिए, समझ गए। मतलब अच्छे अच्छे कामों के लिए जो है मानसिक क्षेत्र में यह एक्ट बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। मानसिक रोगियों पर आय खर्चा के लिए जिम्मेदार नियंत्रण करता है, समझ गए ना। मानसिक रोगियों को कानूनी जिम्मेदारियों को जो है सहायता करता है, कानूनी सहयोग देता है, ठीक है ना। यह एनजीओ को स्वयं सहायता जो संस्थान होता है उसको जो है क्या करता है, उसको जो है आपको चलाता है, उसको स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु उसको जो है आपको स्थापना करता है, ठीक है ना। स्वयं के जो व्यक्ति ध्यान रखने में असमर्थ है उसके लिए ध्यान रखने वाला संरक्षक का भी नियुक्ति करता है। तो ऐसे तमाम मामलों का जो है यह अधिनियम आपका राइट्स जो है लोगों को देता है। साथ में भर्ती करना है, कैसे क्या करना है, इसको आसान बनाने का भी काम करता है, ठीक है। नॉर्मल व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती ना होना पड़े उससे बचाता है, समझ गए। तमाम ऐसे चीज़ें जो है समाज के खतरनाक मानसिक रोगियों से बचाने का भी काम करता है। तो ये सारा चीज़ जो है एक, आप खुद सोचिए कि एक एक्ट जो दूसरे एक्ट को रिप्लेस किया है, तो रिप्लेस किया है जो इंडियन लुनेसी एक्ट जो जटिल था, जो गड़बड़ था, तो उसको रिप्लेस किया है। तो रिप्लेस करेगा तो उसको और आसानी बनाएगा ना, उसको और अच्छा से नियंत्रण करने के लिए आएगा कोई कानून, कि कोई कानून और जटिल और गंभीर बनाने के लिए आएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो वही जो इंडियन लुनेसी एक्ट 1912 है उसको रिप्लेस किया 1987 वाला। तो रिप्लेस किया तो कहीं ना कहीं यह और बेहतर जो है मानसिक क्षेत्र में क्रांति लाया लाया होगा, बदलाव लाया होगा। तो इसीलिए जो है आपका ये सारा चीज़ हुआ, ठीक है ना। अब हम लोग इसका इंग्लिश यहाँ पे नीचे दे रखे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इसका, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैंने यहाँ पे इसका इंग्लिश दे दिया है। अब जो लोग इंग्लिश पढ़ने वाले हैं वो अपना इंग्लिश में इसको देख लीजिएगा, ठीक है, और जो लोग हिंदी में पढ़ने वाले हैं वो हिंदी में ध्यान दीजिएगा। अब हम बाकी चलेंगे आगे की तरफ, आप लोग देखिए हम आगे प्रश्न की तरफ अब मूव करते हैं, ओके। अब आगे आज का एक बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विभिन्न भोजन विकार, मतलब जो भोजन व्यक्ति खाता है उससे संबंधित समस्या होता है, समझ गए ना। मतलब ईटिंग डिसऑर्डर, खाने से संबंधित विकार होता है, भोजन से संबंधित जो समस्या है उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। और एनोरेक्सिया नर्वोसा जो कि एक खाने का ही बीमारी है, इसको विस्तार से वर्णन करेंगे, समझ गए। चलिए देखते हैं। कहता है माय डियर, भोजन विकार के प्रकार के बारे में हमको बताना है, ठीक है। भोजन विकार मनोविकार का एक प्रकार है। भोजन मतलब खाने का विकार जो है यह एक मानसिक रोग है, यह एक मानसिक विकार है जिसमें प्रभावित व्यक्ति जो मनोरोग से प्रभावित है वह जानबूझकर भोजन की मात्रा में अत्यधिक कटौती करता है या उसका भोजन इनटेक पर स्वयं के नियंत्रण का अभाव होता है। देखिए, ईटिंग डिसऑर्डर का मतलब है कि जो व्यक्ति मनोरोग से ग्रसित है वह भोजन को कटौती करेगा, समझ गए, भोजन को कटौती करेगा। कुछ ऐसे मानसिक रोग होते हैं जहाँ पे भोजन बहुत ज़्यादा व्यक्ति खाने लगता है, समझ गए। कोई ऐसे रोग हो गए जहाँ पे भोजन को निगलेक्ट कर देता है, और यह सब जो है व्यक्ति को अपने आप पर नियंत्रण न रहने के कारण होता है। और यह जो ईटिंग डिसऑर्डर होता है व्यक्ति के खाने से संबंधित बीमारी को दिखाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब ये जो ईटिंग डिसऑर्डर है इन विकारों को मनोविकार के ICD-10 के F50 में वर्गीकृत किया गया है। अब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा भी कि ICD-10 क्या होता है, वर्गीकरण करें तो आपको समझ में आ जाएगा। ICD-10 जो है ये आपके विभिन्न प्रकार के मानसिक रोगियों को एक क्लास में बांटा गया है, वही ICD-10 होता है, जो कि आगे देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि इन विकारों को ICD-10 के
F50 वर्ग में रखा गया है। समझ गए। तो अगर आपसे पूछ दे कि ईटिंग डिसऑर्डर को ICD-10 के किस मतलब यूनिट में रखा गया है, तो F50 में रखा गया है। समझ गए। आगे चलिए, अब हम लोग देखेंगे मनोवैज्ञानिकों की राय में भोजन विकार के 3 प्रमुख कारण हैं। भोजन यानी खाने से संबंधित जो समस्या है वह मुख्यतः 3 प्रकार के होता है। पहला है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है आपके सामने में है। यह एक ऐसा मनोविकार है, यह एक ऐसा मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति अपने शारीरिक जरूरतों के अनुपात में कम भोजन ग्रहण करता है, जिसकी वजह से उसका उम्र, लिंग, विकास स्तर के हिसाब से कम वजन होता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा का मतलब है कि जो व्यक्ति सामान्य से कम भोजन करे, मतलब जो ज़रूरत है जिस अनुपात में, उस अनुपात में भोजन न करे, कम करे, तो यही जो है एनोरेक्सिया नर्वोसा कहलाता है। अब जब व्यक्ति को जितना ज़रूरी है उतना अगर भोजन नहीं करेगा तो उसके उम्र में, लिंग में, विकास स्तर में गड़बड़ी आ जाएगा, वजन कम हो जाएगा। समझ गए। इस विकार का गंभीर संकेत है व्यक्ति का हमेशा वजन बढ़ने पर घबराना व किसी बहाने से भोजन को निगलेक्ट करना व अत्यधिक व्यायाम करना। अब मान गए व्यक्ति को ये समस्या है एनोरेक्सिया नर्वोसा, व्यक्ति भोजन जितना चाहिए बॉडी के लिए उतना नहीं कर रहा है, तो ऑटोमेटिक है उसका वजन कम होगा। लेकिन इस प्रकार के मरीज में होता यह है कि मान गए कि इस विकार का गंभीर संकेत है व्यक्ति हमेशा वजन बढ़ने पर घबराना। अब मान गए व्यक्ति का किसी न किसी कारण से अगर वजन थोड़ा सा बढ़ने लगेगा, तो व्यक्ति का चूंकि वजन आदत है कम खाना, तो वजन कम है वहाँ पे, लेकिन मान गए थोड़ा सा भोजन वो अधिक करने लगा और उसका वजन बढ़ गया, तो घबराने लगेगा कि मेरा वजन क्यों बढ़ गया, और उसके लिए जो है भोजन को और कम कर देगा और अत्यधिक व्यायाम करने लगेगा। तो यही एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, जहाँ पे सामान्य से भोजन कम करता है, और अगर किसी कंडीशन में अगर वजन बढ़ने लगे तो वह अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है क्या होता है, जाग जाता है और भोजन को निगलेक्ट करने लगेगा, अधिक व्यायाम करने लगेगा वजन कम करने के लिए। ठीक है, जबकि भोजन उसको वजन कम है भोजन न करने से ही। समझ गए ना। तो यही एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है। बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है, तो माय डियर जिस प्रकार से वहाँ पे भोजन कम कर देता है, खाने में जितना चाहिए उतना भी नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है बुलिमिया नर्वोसा में कि जितना चाहिए उतना से ज़्यादा खा लेता है। समझ गए। इस भोजन विकार में व्यक्ति एक तरफ ज़रूरत से ज़्यादा खाने लगता है, ठीक है, वह दूसरी तरफ इसके अपराध बोध से ग्रसित होकर किसी भी तरह मुंह में उंगली डालकर भोजन को उल्टी बाहर निकालने का प्रयोग करते हैं। वह अपने एक्शन की अनडूइंग करने हेतु लैक्सेटिव का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब बलमुया नर्वोसा चूँकि यह एक मानसिक रोग में व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाने लगता है। अब जब वो बहुत ज़्यादा खाने लगेगा तो उस व्यक्ति में कुछ ऐसा मन में आएगा अटपटा कि हम बहुत ज़्यादा खा लिए हैं, हमें इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगेगा, तो मुंह में उंगली डालकर निकालने का भी प्रयास करने लगेगा भोजन को। अगर मुंह में डालकर वह नहीं निकल पाएगा तो फिर उसके लिए कब्ज जो बनाता है वो दवाइयाँ, लैक्सेटिव जो दवाइयाँ होता है वह दवाइयाँ सेवन करने लगेगा कि हमें कब्ज वगैरह ना बने। ठीक है ना। और हम जो है कब्ज क्या करता है, पेट को साफ कर देता है, निकाल देता है लैक्सेटिव दवाइयाँ, पेट को लूज मोशन बना देता है, तो वह क्या करेगा दवाई लेने लगेगा ताकि भोजन जो है शरीर में ना रहे, निकल जाए। तो बुलिमिया नर्वोसा में व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खाने लगता है। ठीक है। और यह होने पर व्यक्ति अपराध ग्रस्त हो जाता है, जिसमें वह अपने भोजन को निकालने का भी फिराक में उपाय ढूंढने लगता है। समझ गए। आगे है, कहता है बिंग ईटिंग डिसऑर्डर। बिंग ईटिंग डिसऑर्डर यह तीसरा प्रकार है। इस मनोविकार में व्यक्ति को खाना खाने के दौरे पड़ते हैं, खाना देखकर वह अपने को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, वह अधिक खाने के नुकसान को समझ नहीं पाते हैं। और जो बिंग ईटिंग डिसऑर्डर है इसमें व्यक्ति खाना देखते ही टूट पड़ता है, व्यक्ति के अंदर दौरा पड़ने लगता है और सोचता है कि क्या न खाऊं, क्या न खाऊं, इस खाना को कितना जल्दी जो है मुंह में ठूस लूँ, खा जाऊं। मतलब व्यक्ति खाना देख कर ही नियंत्रण नहीं कर पाता है और अधिक खाने के नुकसान को वह नहीं समझ पाता है कि अगर हम ऐसे करेंगे, बहुत ज़्यादा खाने लगेंगे तो हमारे अंदर क्या नुकसान आ जाएगा। तो बिंग ईटिंग डिसऑर्डर होता है कि व्यक्ति खाना को देख कर ही जो है दौरे पड़ने लगते हैं और खाना देखकर वह अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पाते हैं और अधिक खाने को जो है समझ नहीं पाते हैं। यही तीसरा टाइप का आपके खाने से संबंधित समस्या है। समझ गए। आगे अब हम लोग को पता है कि हमें पूछा गया है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में विवरण विस्तृत से बताएं।
तो चलिए, अगर आप एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में एक समझ जाइएगा विस्तृत से, तो अगर आपसे बुलिमिया नर्वोसा के बारे में पूछेगा तो डिफिनीशन तो बता ही दिए और सब चीज़ लिख लीजिएगा। देखिए, एनोरेक्सिया नर्वोसा अभी ऊपर बताए हैं कि एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ईटिंग डिसऑर्डर है, यानी खाने की बीमारी है, जिसमें व्यक्ति जानबूझकर कम भोजन करता है। ठीक है, जिसमें व्यक्ति जानबूझकर वह कम भोजन करता है। उसे ये लगता है कि हम काफ़ी ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा, वजन बढ़ गया है, तो वह व्यक्ति भोजन कम करने लगेगा, जिससे वह अस्वाभाविक रूप से पतले लगता है, जिससे वह व्यक्ति जो है अस्वाभाविक रूप से भी पतले लगने लगता है। जब भोजन कम कर देता है तो वह अधिक मात्रा में वजन व्यक्ति का घट जाता है, समझ गए। और यह वो सब जानबूझ के करता है, क्यों? क्योंकि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। कारण क्या होता है? तो महिलाएं विशेषकर किशोर वर्ग में इस रोग की चपेट में अधिक आती है, क्योंकि वे सुंदरता व पूर्णता परफेक्शन के प्रति काफ़ी सचेत रहती है। अब ये जो कारण होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, जानबूझ के भोजन को निगलेक्ट करना, यह माय डियर आजकल देखते होइएगा, आजकल ये बहुत ज़्यादा होता है कि जो महिलाएं होती है उसमें ज़्यादा ये चीज़ होता है। लड़कियां आजकल देखते होइएगा, खासकर किशोर में 16, 17, 18, 19 साल के एज में लड़कियां सब दो एक रोटी खाएगी, कोई कोई तो जो है खाएगी भी नहीं, कुछ कुछ फास्ट फूड खा कर रह जाएगी। उससे ये लगता है कि हम ज़्यादा खाने खाने लगी तो मोटी हो जाऊंगी, फिर सही नहीं दिखूंगी, मेरी सुंदरता घट जाएगी, परफेक्शन में जो है कमी आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को सोचकर वह जो है खाने ही खाना कम कर देती है, या बहुत तो ऐसे करती है कि बिस्कुट खाए पर बिस्कुट चॉकलेट खा कर रहती है, डाइट पर चली जाती है, जबकि उसका बॉडी एकदम ठीक है, समझ गए ना। जबकि उसका बॉडी बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है कि वह मोटा है तो उसको कम करना है तो इसलिए वो जो है वो खाना को जानबूझ के छोड़ रही है। बॉडी बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को इस मानसिकता के साथ भोजन को निगलेक्ट करेगी कि कहीं हम मोटे ना हो जाएं, कहीं हमारी सुंदरता ना घट जाए, परफेक्शन ना खराब हो जाए, तो इस करके जो है भोजन को ही निगलेक्ट करने लगती है। तो ये खास कर कारण बहुत ज़्यादा है आजकल। तो एक प्रकार से यह मेंटली प्रॉब्लम है। एनोरेक्सिया पीड़ित महिलाएं पतला होने में खुशी महसूस करती है, और जो इस प्रकार से एनोरेक्सिया के जो पीड़ित लड़की है, महिला है, वह अपने आप को काफ़ी खुशी महसूस तब करती है जब वह अपने आप को पतली दिखती है। और कहीं ना कहीं यह पतली देखना हद से ज़्यादा भी उसके मानसिक रोग का ही इंडिकेट होता है, और उसे खुद पता भी नहीं रहता है, समझ गए ना। इसके कारण अनुवांशिक, मनोवैज्ञानिक व सामाजिक जो है व्यवसाय संबंधित हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके कारण में अनुवांशिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, या सामाजिक, एक दूसरे से देख के कि वो इतना पतला हम भी पतला, अच्छी देखूंगी, फिट देखूंगी। अरे भाई, आप खुद ठीक हो, जब मोटे होगे तब की बात है, तब आप नहीं खाना, भोजन कम करना, एक्सरसाइज करना। लेकिन अभी आप क्यों इस सोच के चल रहे हो कि हम हमारी ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी, हमारी सुंदरता गड़बड़ हो जाएगी, हम फिट नहीं रहेंगे, मोटी हो जाऊंगी, ऐसा अभी क्यों सोच रहे हैं? अभी तो ठीक है ना। अभी ऐसा सोच रहे मतलब आपके मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, आपका खाने से संबंधित समस्या है। तो ये जो है कारण होता है। ठीक है, कारण मैंने बता दिया इसी प्रकार से, और ये ज़्यादातर महिलाओं में ही होता है। किसी मेल को देखते हैं, वो कोई मेल खाना तभी नहीं खाता है जब वह काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाएगा, उसको प्रॉब्लम होने लगेगा, तब वो खाना कम करने लगेगा, डॉक्टर उसको बताएगा तो। लेकिन ऐसे तो जेंट्स देखिएगा पूरा एकदम चाँप के खाता है, उसको ये नहीं फ़र्क रहता है कि हम मोटे हो जाएंगे, क्या होंगे, समझ गए। बाकी एनोरेक्सिया नर्वोसा का लक्षण क्या होता है कि अधिक मात्रा में वजन घट जाएगा। एक होता है वजन घटना, एक होता है वजन अत्यधिक घटना। तो एनोरेक्सिया वाले व्यक्ति या बच्चे में बहुत ज़्यादा वजन घट जाता है, क्योंकि वह ऑटोमेटिक वजन उसका कम रहता ही है, लेकिन वह अपने आप को भोजन न करके वह और घटा लेता है। अब जब ऐसा होता है तो कमजोरी, थकान होगा, चक्कर आएगा, नींद ना आना, सूखी त्वचा होना, ऑस्टियोपोरोसिस होना, ठीक है, हड्डियों का कमज़ोर होना। और देखते होइएगा ऐसे ऐसे लड़कियों में, ऐसे ऐसे महिलाओं में, अगर उसको चक्कर आएगा, नींद नहीं आएगा, थकान लगेगा, वजन सूखी सूखी सा चमड़ा लगेगा, स्किन लगेगा, तो कहेगी कि जा हम बहुत वीकनेस हो गए, हमारा सर दर्द कर रहा है, थकान हो गए। तो कहीं ना कहीं भाई इसका रीज़न है कि आप पहले ही अपने आप को ऐसे कर ली हो, समझ गए ना। तो ये सारा चीज़ होता है। मासिक स्राव का अभाव, एमनोरिया, मतलब ये कारण बनता है कि उसका मासिक स्राव ही नहीं आएगा।
दूसरे के सामने भोजन करने से मना कर देती है, बहुत सारी लड़कियां देखते होइएगा, ये भी कारण है। किसी बहाने से खाना नहीं खाना, खाना खाने का समय होगा तो कोई बहाना बना देगी, तो ये सब बहाना जो है कारण बनता है। वज़न का ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देना, अगर वज़न पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देंगे तो हमेशा माइंड में रहेगा कि हमको वज़न ज़्यादा नहीं करना है, समझ गए ना। खाते समय कैलोरी नापते रहना कि हम कितना फैट लिए हैं, कितना कैलोरी लिए हैं। वज़न हर रोज़ नापना, और ऐसे जो होती है वह खास कर जो है अपना वज़न हमेशा नापती रहेगी, समझ गए ना। तो ये सब कुछ लक्षण है, मैंने बता दिया। अब है उपचार। उपचार क्या होता है? तो मरीज को भार पुनः समान बनाए हेतु ड्रग थेरेपी व साइकोथेरेपी प्रदान की जाती है। अब कोई ऐसे मानसिकता की मरीज है तो उसके लिए ड्रग थेरेपी और साइकोथेरेपी दोनों है। ड्रग थेरेपी में SSRI ग्रुप, समझ गए ना, SSRI ड्रग्स व एंटीसाइकोटिक का प्रयोग जो है करवाया जाता है, समझ गए। साइकोथेरेपी में पुनः सेल्फ एस्टीम को बनाए रखने के लिए, खुद को बनाए रखने के लिए साइकोथेरेपी में कॉग्निटिव थेरेपी, सपोर्टिव ग्रुप थेरेपी, समझ गए, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, व्यवहार परिवर्तन, IPT इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, अंतर व्यक्ति मनोचिकित्सा, फैमिली थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, ग्रुप साइकोथेरेपी, ब्रीफ थेरेपी, ये सब जो है दिया जाता है। जितने भी साइकोथेरेपी है वो सब दे सकते हैं पेशेंट को। उपचार में डाइटिशियन, मतलब डाइटिशियन को शामिल किया जाता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को शामिल किया जाता है, मनोचिकित्सक को शामिल किया जाता है, नर्सिंग स्टाफ, सभी मिलकर प्रयास करते हैं कि मरीज को इन सभी चीज़ों से दिमाग हटाकर उसे नॉर्मल तरीके से लाया जाए और उससे ज़िंदगी जैसे नॉर्मल तरीके से खाना वाना खाते हैं वैसे जो है व्यक्ति को लाया जाए। इसीलिए डाइटिशियन, साइकोलॉजिस्ट, मनोचिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ सब मिलकर प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यही कुछ आपका उपचार होता है। बाकी हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा माय डियर, और कोई भी अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।